तो सबसे पहले हम आज पीजीटी टीचर का सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस को देख के हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे हम कवर करें। पहला है कि एनसीईआरटी का बुक 11th का और 12th का इंडियन सोसाइटी का पीडीएफ हम आपको आज भेज देंगे। दूसरी जो चीज है वो है कि इग्नू का मटेरियल। इग्नू का मटेरियल मेरे पास उसका सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी। अगर आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी लेना चाहेंगे आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा। फर्स्ट देखिएगा, इसमें है समाज शास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र। ये आपको इग्नू के मटेरियल भी बहुत अच्छे काम में आ जाएंगे। और हॉर्लम्बस की एक किताब है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हैं या हिंदी मीडियम में? हिंदी में सर। अच्छा, तो हिंदी के लिए मैं फिर इग्नू मटेरियल को ही कहूंगा। और जेपी सिंह पटना यूनिवर्सिटी के हमारे शिक्षक हुआ करते थे, उनकी किताब है। तो उस किताब का पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा। तो समाजशास्त्र के अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास, ये जो है इंट्रोडक्टरी चैप्टर सोशियोलॉजी की किसी भी टेक्स्ट बुक में आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। सोशियोलॉजी का क्या नेचर होता है, फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल, सोशियोलॉजी का इमरजेंस कैसे होता है। तो उसमें हम सोशल फिलॉसफी से सोशियोलॉजिकल थियरी, जिसमें हम तीन घटनाओं का जो स्रोत है सोशियोलॉजी का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ये तीन घटनाएं हैं। और उस घटनाएं के साथ चूंकि आपको पता है कि समाज में एक रप्चर पैदा हुआ, और उसी रप्चर पैदा करने के दौरान जो कुछ समाजशास्त्री, जिसमें अगस्त कॉम्ट का नाम प्रमुख है, उन्होंने सोशल ऑर्डर का स्टडी के लिए एक समाज विज्ञान की रूपरेखा रखी। और उसी के पश्चात समाजशास्त्र का विकास होता है। तो इसमें आपको तीन नोटबुक है हमारे पास, वो आपको मैं भेज दूंगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। इसमें समाजशास्त्र को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे डिफिनीशंस समाजशास्त्रियों के द्वारा दिया गया। कई बार यूपी पीजीटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको समाजशास्त्र का डिफिनीशन अगस्त कॉम्ट के द्वारा, इमानुएल दुर्खिम के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, टेलफोर्ड पार्सन्स के द्वारा, और भी अन्य समाजशास्त्रियों के द्वारा जो डिफिनीशन दिया गया है, फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल, सिमिल के द्वारा, फॉर्म और कंटेंट का डिफरेंशियल, राइट। तो ये आपको एक स्टेटमेंट का आप नोट्स बना लेंगे, तकरीबन 20-30 स्टेटमेंट होगा यूजुअली। इस ये जो सेक्शन है, इसमें आपको उसी तरह का प्रश्न आ जाता है। कौन कौन से समाजशास्त्री हैं जो फॉर्मल स्कूल से हैं, कौन से समाजशास्त्री हैं जो सिंथेटिक स्कूल से हैं, है ना। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं। दूसरा है समाजशास्त्र के पश्चात विचारक, वेस्टर्न थिंकर, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर। ये आप हॉर्लम्बस की किताब में से आप पढ़ सकते हैं, या इसको सबसे अच्छा कई सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कई सारे जैसे कॉलिन है, वो उन्होंने किताब लिखी है। जैसे अभी एक कंटेम्पररी क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थियरी है, जेटलिन की किताब है, उसमें भी ये चार थिंकर को आप पढ़ लेंगे। तो जब भी आप चार थिंकर को सालनी आप पढ़ेंगे, तो जैसे अगस्त कॉम्ट के कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे अगस्त कॉम्ट ने पॉजिटिविज्म नाम का सिद्धांत दिया, प्रत्यक्षवाद जिसको कहते हैं। अगस्त कॉम्ट ने हायरार्की ऑफ साइंस का सिद्धांत दिया। अगस्त कॉम्ट ने लॉ ऑफ थ्री स्टेज दिया। अगस्त कॉम्ट ने लॉ ऑफ प्रोग्रेस दिया, इवोल्यूशनरी मेथड दिया। इसके अलावा अगस्त कॉम्ट
सोशियोलॉजी के में किस तरह का स्टडी होना चाहिए, मेथड, पद्धति दिया। और अगस्त कॉम्ते ने दो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी, दो कंट्रीब्यूशन अगस्त कॉम्ते का। उसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म, हर्बर्ट स्पेंसर कहाँ के थे? हर्बर्ट स्पेंसर ने जैसे सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत, डार्विन से बहुत प्रभावित थे। उसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को कैसे बांटा? जैसे अगस्त कॉम्ते ने समाज को 3 चरणों में बांटा था, थियोलॉजिकल सोसाइटी, मेटाफिजिकल सोसाइटी और पॉजिटिविस्ट सोसाइटी, है ना? उसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर भी समाज को जो है कई सारे भागों में बांटा है, कई सारे स्टेज बताए हैं कि इस स्टेज से इस स्टेज में प्रोग्रेशन होता है, राइट? होमोजेनिटी से हेटेरोजेनिटी से की ओर होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर होता है, राइट? और समाज भी डार्विनिज्म के सिद्धांत पे काम करता है, जिसके पास पोटेंशियल होता है वही एग्जिस्ट करता है। हर्बर्ट स्पेंसर के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस आपको याद में रखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसी तरह से इमानुएल दुर्खिम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इमानुएल दुर्खिम ने किस तरह समाजशास्त्र को परिभाषित किया, इमानुएल दुर्खिम के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे एनोमी है ना, स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, सुसाइड है ना, कितने तरह के सुसाइड है। अगस्त कॉम्ते के जैसे कंट्रीब्यूशन को याद रखें, इमानुएल दुर्खिम के भी कंट्रीब्यूशन को आपको याद रखना है। कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी है, डिवीजन ऑफ लेबर से सुसाइड तक, और फिर रिलीजन का, टोटेइज्म का सिद्धांत। तो इस तरह से जब आप नोट्स बनाएंगे खुद से पढ़ के, तो आपको ये चीजें याद में रहेगी। मैक्स वेबर का जो सबसे ज्यादा सवाल मैक्स वेबर से आजकल आने लगा है, क्योंकि मैक्स वेबर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देते हैं, पावर, ऑथोरिटी, करिस्मेटिक ऑथोरिटी, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, है ना, ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत। अगस्त मैक्स वेबर स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, मैक्स वेबर ने सोसाइटी को कैसे डिवीजन रखा हुआ है, मैक्स वेबर का कैपिटलिज्म के में किस तरह का विचार है, ठीक है। तो आप देखे होंगे ये जो पीजीटी के सिलेबस में आप कार्ल मार्क्स नहीं है ना, कार्ल मार्क्स का नाम नहीं है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, कई बार कार्ल मार्क्स के सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कई बार सिलेबस से बियॉन्ड भी सवाल आ जाता है। तो मास्टर तक के सिलेबस में जितने भी चीज होते हैं जो इग्नू का मटेरियल है, उससे किसी भी सिलेबस से क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप हो सकता है। अभी हम आपको एक यूपी पीजीटी का क्वेश्चन भी दिखाएंगे, तो आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। उसी तरह भारतीय चिंतक में श्री अरविंदो है, महात्मा गांधी है, राधा कमल मुखर्जी है, भगवान दास और श्री अरविंदो आप ध्यान में रखिएगा। तो नए सिलेबस को ऐड ऑन किया गया। आपको पता है कि यूपी पीजीटी का सिलेबस अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो भगवान दास और अरविंदो को मैं अलग से एक एक लेक्चर में उसको खत्म कर दूंगा। फिर समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है, इवोल्यूशनरिज्म का, फंक्शनलिज्म का, कॉन्फ्लिक्ट थियरी, है ना, सोशल एक्सचेंज थियरी जिसको सामाजिक विनिमय का सिद्धांत कहते हैं, वो भी आपको कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरी की एक किताब है, वो मैं आपको उसका नोट्स आपको भेज दूंगा। तो कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरी के बहुत सारे किताब हैं, जिसमें आपको रोनाल्ड कॉलिन का बुक है, अभी जेटलिन का बुक है, फिर से आप परमजीत जज हैं, एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनकी भी बहुत खूबसूरत किताब है। तो आप जितने भी अवधारणाएं हैं, जितने भी तरह के, जैसे फंक्शनलिज्म का, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थियरी, इवोल्यूशनरिज्म, ये सब आप याद में रखिएगा, इसके क्रिटिक को याद में रखिएगा, और कौन कौन से थिंकर इस विचार से जुड़े हुए हैं। कभी कभी इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर फिनोमिनोलॉजी है, जिसको हम प्रकटता शास्त्र कहते हैं, उस पे अल्फ्रेड सूज का सिद्धांत है, सोशल एक्शन का सिद्धांत है। फिर समाज में परिवार,
परिवार के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई है, उसका भी एक लिस्ट आप बना लीजिएगा। विवाह, धर्म, कितने टाइप के विवाह होते हैं, धर्म के ऊपर समाज शास्त्रीय शोध, सहयोग, संघर्ष, ये बेसिक चीज है। प्राथमिक अवधारणाएं में सामाजिक समूह, समिति, संस्था, समुदाय, सामाजिक स्तरीकरण, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए भी मैं आपको हरनंबर्स की जो किताब है उससे अगर आप पढ़ लेंगे, इसके अलावा एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी की किताब है, वो मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें आप देखिएगा जैसे सामाजिक नियंत्रण के ऊपर कई सारे स्टेटमेंट, सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट देते हैं, तो कई बार वो स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर सामाजिक परिवर्तन, जिसमें सोशल चेंज का जो सिद्धांत है, इवोल्यूशनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थियरी, साइक्लिक थियरी, है ना, इन सारे सिद्धांत में कितने से सिद्धांतकार हैं, उनको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इंडियन सोसाइटी के ऊपर, तो इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक किताब है जो मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में, उसको पढ़ लीजिएगा। और इंडियन सोशियोलॉजी के ऊपर एक जो है बी.के. नगला की किताब है, बी.के. नगला, ये भी इंडियन प्रेसिडेंट रहे हैं सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन का। इसको अगर इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट बी.के. नगला के द्वारा जो लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा तो इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और सोशियोलॉजी बुलेटिन में एक रीडिंग इन इंडियन सोशियोलॉजी, वो आप ईश्वर मोदी के द्वारा एडिट किया गया है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ये दो चीज अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका इंडियन सोशियोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, उसी तरह इंडियन सोसाइटी के फीचर्स के ऊपर, जैसे वर्ण आश्रम, है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ के ऊपर, संस्कार के ऊपर, ये हिंदू सोशल ऑर्डर एक किताब है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। जैसे कर्म का सिद्धांत है, थियरी ऑफ कर्मा, थियरी ऑफ धर्मा, जिसमें हिंदू विवाह, संयुक्त परिवार का जो संकल्पना है, मुसलमान में भी जो है इम्तियाज अहमद का 2 आर्टिकल है, जिसमें वो मुसलमानों में किस तरह से जाति सिस्टम है, मुसलमानों में किस तरह की विवाह का सिस्टम होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर जजमानी सिस्टम, किनशिप सिस्टम के लिए अभी हमने उत्सव को एक किताब भेजा है, वो काफी है, वो भी हिंदी की किताब है, भारतीय समाजशास्त्र करके है, वो धर्मेंद्र नाम के एक इंसान ने लिखा है, तो वो मैक गिल पब्लिकेशन का, हाँ, तो वो हिंदी की किताब है, तो वो भी आपको मैं उसका भी पीडीएफ बना के आपको मैं भेज दूंगा। फिर ग्रामीण समाज, क्योंकि आपको पता ही है भारत समाज ग्रामीण समाज है, 70% के करीबन आबादी, तो ग्रामीण समाज पर आपको पता है विलेज स्टडीज 1950s 1960s का एक दौर है, एक वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ग्रामीण समाज में किस तरह से विकास होते हैं, जिसमें पंचायती राज योजना है, ग्रामीण समाज का वेस्टर्नाइजेशन का क्या इन्फ्लुएंस रहा है। तो एम.एन. श्रीनिवास का जब आप बुक पढ़िएगा तो वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, जिसको संस्कृतिकरण कहते हैं, मैक्किमिरियट का पेरोकलाइजेशन, जिसको स्थानीकरण, और सार्वभौमिकरण, जिसको कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, फिर धर्म सेकुलराइजेशन, धर्म निरपेक्षीकरण, तो भारतीय समाज का आधुनिकीकरण का जो दौर रहा है, जिसमें 150 ईयर ऑफ ब्रिटिश का शासन, और फिर जो है अपना 70-75 साल का भारतीय संविधान का जो एक्सपीरियंस है, इसने भारतीय समाज को कैसे आधुनिकीकरण किया, किस तरह से सोशल मोबिलिटी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी के ऊपर किस तरह का असर है, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण की समस्या, नगरीकरण की चुनौती,
और भारतीय कृषि सुधार, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है। फिर स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, ये भी मैं आपको एक नोट्स में आपको भेजूंगा। फिर जाति और वर्ग का जो सिद्धांत है भारतीय समाज के संदर्भ में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कई सारे बच्चों का क्वेश्चन छूटता है। ये वाला जो सेक्शन है जिसमें ग्रामीण शक्ति संरचना, जिसमें डोमिनेंट कास्ट का अवधारणा से लेके फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन, बहुत सारे बच्चे ये वाले सेक्शन छोड़ दे जाते हैं। तो छोड़ दिए जाते हैं तो उनका वो छूट जाता है। तकरीबन 8 से लेके 10 क्वेश्चन ये वाले सेक्शन के ऊपर आते हैं, है ना। व्यक्तिगत पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अल्कोहलिज्म से लेके डिवोर्स से लेके और पारिवारिक विच्छेद, ये सब चीजें हैं। बाल अपराध से रिलेटेड सवाल होते हैं, ठीक है। उसके जो सोशल प्रॉब्लम, तो आपको एक हमारे थिंकर है राम आहूजा, तो राम आहूजा की एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में की किताब है जिसको कहते हैं भारतीय सामाजिक समस्याएं। तो वो बुक आपके पास है शालिनी? राम आहूजा की नहीं है सर। तो राम आहूजा की नहीं है तो मेरे पास है। तो मैं ऐसा करूंगा, उसका पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा इंटरनेट पे, और आप उसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा। तो एक एक चैप्टर भी अगर हम डेली पढ़ेंगे तो अभी तकरीबन दो तीन महीना है, तो 2-3 महीना में हम लोगों का जो है वो कंप्लीट हो सकता है। प्रस्टिट्यूशन, भिक्षावृत्ति और जनसंख्या समस्या और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम, देखिए ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने का सिलेबस है। क्योंकि आप बीएचयू में पढ़ चुकी हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो सिलेबस कोई ज्यादा नहीं है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने में तकरीबन हर दिन हम कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, क्विज करें, ठीक है। और टॉपिक वाइज हम सिलेबस को कवर करें। जैसे आपको, आपके पास पीडीएफ है, उस सब के भी पास होगा पीडीएफ। तो फर्स्ट वाला जो सेक्शन है, कल हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, भारतीय समाजशास्त्र के उत्पत्ति के ऊपर, ठीक है। ओके सर। तो आज जो है आ, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आंसर है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन आंसर है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों में से देखते हैं कि कितना आप लोग जवाब दे पाते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप जितना पढ़ के आएंगे, जितना आप सवाल जवाब करेंगे, उतना फायदा आपको होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो एग्जाम शायद आप भी दिए होंगे, 17 तारीख को एग्जाम हुआ था। ये कौन सा महीना चल रहा है? 6ठा महीना चल रहा है। जी सर। हाँ, तो 17/8/2021 को एग्जाम हुआ था, ठीक है, यूपी पीजीटी का। तो मुझे लगता है इस बार भी तकरीबन 20 के आसपास एग्जाम होने वाला है उसका। तो एक बार हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगा। शालिनी, आप शायद एग्जाम दे चुकी हैं, है ना? यस सर। तो होप कि आप और भी आसानी से क्वेश्चन आंसर करेंगी। तो एक बार जो है इसको हम हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है? जी सर। थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बड़ा करने का। नहीं सर, ठीक दिख रहा है। ठीक दिख रहा है? जी सर। यस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज अदर, कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने जनरलाइज अदर की अवधारणा दिए थे? सिगमंड फ्रॉइड, हर्बर्ट ब्लूमर और जीएच मीड। सर कूले दिए थे। आप बताइए शालिनी।
कूले दिए थे सर। फूले तो लुकिंग ग्लास सेल्फ दिया था। ये जीएच मीड का सिद्धांत है। आपको उत्सव मैं कई बार बता चुका हूँ, क्लास में भी बता दिया था 2-3 बार। जनरलाइज अदर का मतलब होता है मी। जैसे आपका दो तरह का सेल्फ होता है, एक तो होता है आई और एक होता है मी। आई जो होता है आपका अपना बायोलॉजिकल सेल्फ होता है। मी जो होता है जनरलाइज अदर। जैसे साले कभी बहन बनेगी, कभी दोस्त बनती है, कभी किसी की मामी बन जाएगी, कभी किसी की फ्रेंड बन जाएगी, कभी किसी की स्टूडेंट बन जाएगी। तो ये जो रोल में परिवर्तन होता है ना, वो आपके मी के कारण होता है ना। तो ये वाला जो अवधारणा है वो याद रखिएगा, जीएच मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया था। ठीक है। जी सर। तो ये इस तरह, इसका मतलब है कि शालिनी आपकी तैयारी लास्ट वक्त अच्छी नहीं थी, तो कोई नो बात सर नहीं, बेटा। आपने बस ऐसे ही फॉर्म भर के एग्जाम दे दिया था। यस सर। अब देखिए, अब इसमें क्या, देखिए एक क्वेश्चन पूछ दिया है जीएच मीड से रिलेटेड, फिर दूसरा क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी विथ रेफरेंस टू सोशलाइजेशन वाज यूज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, कूले, जॉनसन और मीड। बताइए सर। कौन। देखें, तो मतलब आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कई बार दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक ही थिंकर के रिलेटेड, है ना। तो 2 दूनी 4 नंबर आपका ऐसे ही आ गया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, हु सेड मैरिज इज मोर देन ए रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप? ब्रीफोर्ड, समनर, वेस्टरमार्क और मनु। वेस्टर्न मार्क। बिल्कुल सही जवाब। वेस्टर्न जी मार्क सर। एक किताब भी है, सबसे शानदार किताब मैरिज के ऊपर, मैरिज का सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझना है तो ये सबसे, क्योंकि ये जो है वो ऐसी किताब है जिसमें वेस्टर्न मार्क का कंट्रीब्यूशन पढ़ना जरूरी है। मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब हम डिफरेंट थिंकर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैरिज के ऊपर ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है इनका। नेक्स्ट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सोसाइटीज ऑक्यूपेशनल डिवीजन, लिंग्विस्टिक डिवीजन, डिवीजन अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस, रीजनल डिवीजन। बताइए। ऑक्यूपेशन डिवीजन। और बताइए आप। सर सी ऑप्शन, डिवीजन अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस। हाँ, सोशल स्टेटस का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो ये सोशल स्टेटस के आधार पे है ना। यस सर। ऑक्यूपेशनल डिवीजन नहीं है। ऑक्यूपेशनल डिवीजन उसका फंक्शनल एड ऑन है। जैसे कोई अभी एक बिजली मिस्त्री आया था, वो ब्राह्मण था, तो वो उसका काम है। ऑक्यूपेशनल डिवीजन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब नहीं है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जब स्टेटस के आधार पे हो, जैसे मुसलमान में स्त्री और पुरुष के आधार पे होता है ना। जैसे आप देखिए वेस्ट सोसाइटी में रेस के आधार पर होता है ना। अगर कोई काला है, भले ही उसके पास कितना भी पैसा है, वो ही नहीं माना जाएगा। गोरा है, वो उसको इज्जत दिया जाएगा। कहीं कलर के आधार पर होता है, जिसको कहते हैं रेशियल, है, कहीं कास्ट के आधार पर होता है। तो जब भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा तो वो डिवीजन अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस। ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब है शालिनी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा तो आप, ये जैसे रेलवे का एग्जाम होता है तो रट लेते हैं लोग, है, उनको पता नहीं है कि आर्टिकल 356 क्या होता है, लेकिन रट लिए, है, तो वो आएगा तो एग्जाम में वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब आप पीजीटी टीचर का एग्जाम दे रही हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है, उसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है, तुरंत मेरे से पूछिए, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बताइए। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बार बार कोई क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है।
एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, आप 50 क्वेश्चन को ऐसे ही आप टिक लगा देंगे, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट जस्ट, हाँ तो शालिनी यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। रटने से फायदा नहीं है। हाँ, क्या चीज रट सकती है, ऐसा नहीं है कि रटने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कई सारे किताब है, किताब को आप रट सकती हैं। कौन सा थिंकर कब पैदा हुआ, ये रट सकती है। कौन सा बुक कब पब्लिश हुआ, ये रट सकती है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है, एम.एन. श्रीनिवास ने 6 किताबें लिखा, अब पूछ लिया जाएगा इसको आप सजाइए, पहला किताब वो कौन लिखे, दूसरा किताब उनका क्या है, तीसरा किताब क्या है, वो चीज रखने वाली है, ठीक है। तो हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? 5वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पुरुषार्थ। अब बताइए कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु। मृत्यु। सर अर्थ सर। अर्थ कैसे होगा भाई? आप बोलते हैं ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मृत्यु। हिंदू फिलोसफी, मृत्यु। हाँ, हिंदू फिलोसफी में 4 चीज का महत्वपूर्ण योगदान है। 4। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 पुरुषार्थ होते हैं, है ना? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर 4 तरह का आश्रम होता है, जिसको कहते हैं स्टेज ऑफ लाइफ, है ना? ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर मोक्ष होता है ना? वानप्रस्थ, मोक्ष। तो 4 याद रहेगा, इसी 4 पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मृत्यु जो है इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इंडियन सोसाइटी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये चीजों का चर्चा कर लेंगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग अब अवेलेबल है, तो उसको दोबारा सुन भी सकती है। फिर क्वेश्चन है, विच who among the following sociologists has given the concept of structuration? एंथोनी गिडेंस। हाँ, बिल्कुल सही जी सर, जवाब। पहला ऑप्शन। स्ट्रक्चरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कई बार स्ट्रक्चरेशन में ही एजेंसी और स्ट्रक्चर का डिबेट है ना, कैसे समाज में ऑर्डर मेंटेन, सस्टेन और अटेंड होता है। तो स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको और भी अच्छे तरीके से रिवील करेंगे। 7, who stated that it is seen that Mukherjee's thinking represents an unusual combination of Eastern and Western thought? अब एस बोगार्डस है, चार्ल्स बोगले है, एस चंद्रा है और बलजीत सिंह।
चार्ल्स बोगले से। नहीं, ये E.H. बोगाडस के द्वारा कहा गया है। आपको पता है मुखर्जी, डीपी मुखर्जी बहुत ही शानदार जो है वो थिंकर है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, और उनके जो सिद्धांत, उन्होंने जिस तरह से समाज को वर्णन किया है, उसमें ईस्टर्न थॉट और वेस्टर्न थॉट का एक कॉम्बिनेशन, ये E.S. बोगाडस के द्वारा कहा गया है। बोगाडस जो है एक बहुत ही शानदार अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, और को पता ही है बोगाडस ने कई सारे सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन दिए हैं। ठीक है। Who was the first chairman of Backward Caste Commission in India? काका कलेक्टर। काका कलेरकर कमेटी है, जी और उसके बाद फिर बीपी मंडल कमीशन है। ठीक है। सच्चर कमीशन जो है वो हार्मोनी, जो हिंदू वो मुसलमानों के बैकवर्डनेस कंडीशन को समझने के लिए समाज के द्वारा बनाया गया, सॉरी यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था सच्चर कमेटी। सच्चर साहब अब नहीं रहे, 4 साल पहले वो 2018 में गुजर गए। ठीक है, तो याद रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब आप इंडियन सोसाइटी को पढ़ेंगे, जैसे अनटचेबिलिटी का सवाल है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ट्राइबल्स को किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिया गया है, अनटचेबल्स को किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिया गया है, औरतों को किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिया गया है, ये सब आप याद करके रखिएगा। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है, हु सेड सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर ट्विन सिस्टर्स? बर्नेस, A.L. क्लोवर, ऑवेल और गिडिंस? KL क्रोवर। हाँ, बहुत बढ़िया। ये किसी भी बुक में आप पढ़िएगा, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में बहन का रिश्ता है, ये A.L. क्लोवर के द्वारा दिया जा चुका है। तो गुप्ता के द्वारा एक किताब लिखी गई है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर अंडर ग्रेजुएट, वहां से ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड भी सवाल आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंशन द वर्ण व्यवस्था फॉन्ड? पहली बार वर्ण व्यवस्था किस भारतीय शास्त्र में मिलता है? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद? ऋग्वेद। यजुर्वेद। जो सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद इसका ऑप्शन है। सबसे पुराना जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, और ये सब हिंदुस्तान का एक, पता है, एक इंडोलॉजिकल स्टडी होता है। तो इंडोलॉजिकल स्टडी में टेक्सुअल एनालिसिस, जो चीज का वर्णन हमारे इंडियन टेक्स्ट में है, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, उसके मद्देनजर आप भारतीय समाज के अध्ययन को समझ सकते हैं। तो कई इसको कहते हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट। तो भारतीय समाज को समझने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, उसमें से एक ये भी पर्सपेक्टिव है, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था को सबसे पहले जो सिद्धांत है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है, और सबसे पुराना वेद भी जो है वो ऋग्वेद। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल सोशल चेंज टेक्स प्लेस थ्रू द मीडियम ऑफ आइडियाज? ये किसके द्वारा कहा गया है? मैकाइवर और पेज के द्वारा, गिलिन एंड गिलिन के द्वारा, ऑकबॉर्न एंड निम्हफ के द्वारा, और मेर्लिन और एज के द्वारा? फर्स्ट ऑफ मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर और पेज नहीं कहा था, ये ऑकबॉर्न और निम्हफ के द्वारा कहा जाता है। इसीलिए देखो बच्चे, अब जैसे सोशल चेंज को आप पढ़ रहे हो, तो सोशल चेंज के जो जितने भी आप डिफिनेशन पढ़ेंगे, 6, 7, 8 डिफिनेशन, कौन सोशियोलॉजिस्ट किस तरह से सोशल चेंज को डिफाइन किया है, ये भी आप याद करके रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर क्रैक करना है तो आपको ये इस तरह के अप्रोच रखने होंगे। हर डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे बोल दिया जाता था मास्टर के द्वारा, कोई बात नहीं, 3 डिफिनेशन याद करो, बाकी सब एग्जाम में 3 डिफिनेशन लिख दो, 3 से ज्यादा नहीं लिखना है। लेकिन आपको अगर एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो 7-8 डेफिनेशन याद रहने चाहिए। कंपटीशन का मामला है,
ठीक है, तो उसी तरह सोशल ऑर्डर के ऊपर डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट का अपना अपना बयान है, तो वो सारा बयान एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल प्रोसेसेस डज ए मैन और ग्रुप फुली इंटरनलाइज अदर्स कल्चर? कौन से कल्चर के माध्यम से दूसरे ग्रुप के कल्चर को, जो दूसरा कल्चर है, वो इंटरनलाइज कर लेता है, आत्मीकरण कर लेता है? एकोमोडेशन, कोऑपरेशन, एसिमिलेशन और C of- सोशलाइजेशन। Assimilation. 12 नंबर में जो है एसिमिलेशन होगा, बिल्कुल सही जवाब शालिनी। देखो, एकोमोडेशन क्या होता है, कोऑपरेशन, एसिमिलेशन और सोशलाइजेशन। जैसे कोई अमेरिकन, जब हम अमेरिका में जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम अमेरिकन एक्सेंट में बोलना शुरू करेंगे, अमेरिकन जैसा व्यवहार करना, भले ही वो हमें अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, तो हमें नहीं भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उस सोसाइटी में रहने के लिए हम इंग्लिश बोलना होगा, है ना। तो जब कोई एक कल्चर किसी दूसरे कल्चर में जाता है और उसको उस कल्चर को फॉलो कर, इंटरनलाइज करना पड़ता है उसके वैल्यू को दूसरे कल्चर की भाव के साथ, उसको कहेंगे एसिमिलेशन। कोऑपरेशन में तो आप साथ होते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे मुस्लिम है ना, जो हिंदू की तरह भारतीय संविधानिक एकता और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में वो इंडिया को एक बात नेशन मान लिया, है ना। तो वो एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड। एकोमोडेशन का मतलब होता है आप पूरी तरह से आत्मसात, एडेप्ट कर लेना किसी भी चीज को विथ कंसेंट। आपको वो चीज बहुत अच्छा लगा, है ना, तो आप उसको एडेप्ट कर लिए। जैसे इंडियन लोगों की आदत है सीरियल देखना, तो सीरियल की जो कॉन्सेप्शन है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्शन, उन्होंने वेस्ट से सीख लिया। इंडियन आइडल, तरह तरह के, है ना, शो होते हैं, डांस शो होते हैं, ये प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन। सोशलाइजेशन में जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, है ना, इसमें भी हम अपने कल्चर के नॉर्म को इंटरनलाइज करते हैं, है ना, विथ रेफरेंस टू आवर वैल्यू, जो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है, जो फैमिली वैल्यूज जो हम सीखते हैं। तो सोशलाइजेशन, इसका मतलब है कि कल्चर, जो कल्चर जो है वो मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट होता है। कोई भी व्यक्ति जो भी चीज समाज में जीवित रहने के लिए सीखता है वो कल्चर, ये डेफिनेशन। तो इसके 4 प्रोसेस होते हैं, एकोमोडेशन, ऑपरेशन, एसिमिलेशन और सोशलाइजेशन। तो ये चारों का मीनिंग अब समझ में आया। Yes. उसी तरह 13वां नंबर क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोऑपरेशन? अब देखिए, ये उसी से मिलता जुलता। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का सहयोग करना। हाँ, मेंटेन हार्मोनी के साथ, मेंटेनेंस, ऑर्डर, मेंटेनिंग रूल्स, एक्सेप्टिंग नॉर्म्स, कोऑपरेशन। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉन्सेप्शन की बात कौन किया हुआ था? मैकाइवर। Weber. नहीं, ये रॉबर्ट मेरिशन है। रॉबर्ट मेरिशन मैकाइवर, पूरा नाम RMM नाम। तो कई बार क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन में मैकाइवर अभी दिया हुआ है तो आप लगा दिए, पूरा नाम कभी दे देगा, और एक और मैकाइवर है उसका भी नाम दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कई बार पूरा नाम याद रखना जरूरी है। मैकाइवर, मैकाइवर जो थे वो स्कॉटिश सोशियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जो इंडिविजुअलिज्म और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कंपेटेबिलिटी आती है विथ कोऑपरेशन। ठीक है, द कॉन्सेप्ट संस्कृताइजेशन किनके द्वारा दिया गया? एमएन श्रीनिवास। Simon Firinos. ठीक है, तो अब इसमें पेयर वाली बात है। विच पेयर इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग? किंग्सले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन एंड गिलिन, कल्चरल सोशियोलॉजी, KM कपाडिया, हिंदू मैरिज, और मैकाइवर एंड पेज सोसाइटी। 15 में कौन सा जो युग में है वो गलत है? CKM कपाड़िया।
हाँ, KM कपाड़िया हिंदू में मैरिज नहीं लिखा है। ठीक है, इसी तरह ऑथर और बुक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा लिखा गया? RK मुखर्जी, PH प्रभु, MN श्रीनिवास, KM कपाड़िया। तो ये PH प्रभु की बहुत अच्छी किताब है, उसका PDF मैं आपको भेज भी दूंगा। ठीक है, फिर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया? सर पीजेंट क्वेश्चन स्ट्रगल, हाँ, AR देसाई के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन तो नहीं कर रहा है सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? यस वो कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखिए, अब दिख रहा है? नो सर अभी तो नहीं। ये वाला क्वेश्चन, ये अब दिख रहा है? द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। RK मुखर्जी, PH प्रभु, MN श्रीनिवास और KM कपाड़िया। ऑप्शन हो जाएगा सर श्रीनिवास। PH प्रभु। PH प्रभु की ये- बहुत सुंदर किताब है, इसको मैं अभी आपका PDF भी भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया? अब देखिए, पीजेंट स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है? सर मजुमदार है या फिर IR देसाई? मजुमदार हो। मजुमदार तो नहीं लिखा है, AR देसाई लिखा है। AR देसाई, दोनों कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो वो AR देसाई के द्वारा, AR देसाई पता है, वो एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे। ठीक है, DN धांगरे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। दीपांकर गुप्ता वो भी बड़े अच्छे सोशोलॉजिस्ट हैं। और DN मजुमदार। तो AR देसाई है इसका ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज टीचिंग सोशियोलॉजी ऑफ फर्स्ट सोशियोलॉजी स्टार्टेड? उत्तर प्रदेश में कौन सा यूनिवर्सिटी में पहली बार सोशियोलॉजी की स्थापना हुई? लखनऊ यूनिवर्सिटी। हाँ, लखनऊ लखनऊ। यूनिवर्सिटी में पता है, बड़े अच्छे DP मुखर्जी हो गए, आपके मजुमदार साहब हो गए, ये सब लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, लखनऊ इसका करेक्ट ऑप्शन है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत फेमस, लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी बहुत फेमस। 19वें नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी? कम्युनिटी का एग्जाम्पल कौन सा है? ट्रेड यूनियन, वर्ण, पॉलिटिकल पार्टी और ट्राइबल ग्रुप? ट्रैवल सर ग्रुप। ट्राइबल ग्रुप। ट्राइबल ग्रुप बिल्कुल सही जवाब। Who said the aim of Hindu marriage are said to be dharma, प्रज्ञा और रति, प्लेजर? किसके द्वारा कहा गया है ये स्टेटमेंट? KM कपाड़ी शायद से। सही KM जवाब, कपाड़ी। KM कपाड़िया। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसी बीच तबस्सुम जी भी जुड़ चुकी है। गुड इवनिंग सर। हेलो। सर डिस्कनेक्ट हो गए यार। ओके।
तो ऐसा है कि तपस्विन जी भी आई हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड गुड। तो तपस्विन जी, ये जी सर। अभी हमारे साथ शालिनी जुड़ी हुई है, और शालिनी हमारे एक मित्र हैं, उनके जी घर से बिलोंग करती है। तो इनको आप कुछ गाइड कीजिए, क्योंकि आप तो पीजीटी टीचर निकाल चुकी हैं। जी सर। शालिनी और उत्सव दोनों जो है हमारे मित्र हैं, के ही रिलेशन में है। तो इनको हमने प्री क्लासेस के लिए इनविटेशन दिया। तो आज हम टीचर को सॉल्व कर रहे थे। जी सर। तो आप अगर इनको कुछ सुझाव दें, आप थोड़ी देर के लिए बनिए शिक्षक। जी जी सर। तैयारी किया जाए, है ना। जी तो शालिनी, आप वीडियो ऑन कर सकती है थोड़ा। हम लोग भी देख लेंगे, चेहरा देख लेंगे आपका। ओके सर। और तपस्विन, जी हाँ, सर। इनको थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि कैसी आपकी तैयारी रही, आपने कैसे तैयारी जी किया। जी सर, पीजीटी के लिए आपको इंटरमीडिएट सभी बुक्स क्लियर होनी चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट और बीए तक का। अगर आपने यहाँ तक कमांड कर लिया, फिर आप एमए पर जाइए। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा बीए और इंटर के ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन देखे जाते हैं पीजीटी में। अगर हाई लेवल जाता है तो वो एमए और नेट के पेपर से आता है, जो कम से कम 20-25 क्वेश्चन के अंतर्गत होता है। मैं यही कहना चाहूंगी, पहले इंटर और फिर बीए का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद एमए और जो नेट के प्रीवियस पेपर हैं उनको सॉल्व करिए, तो बहुत इजी रहेगा। सब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप जी चूंकि सर। इंजीनियरिंग से आए हैं। तो सबसे पहले जो 10th की बुक है, 11th और 12th की जो बुक है उसको पढ़िए, और उसके बाद जो है इग्नू वाला मटेरियल जो हमने कहा, जी सर। इग्नू वाला मटेरियल का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। और 3 किताबें जो चूंकि पीजीटी का जो टीचिंग का है, कि इसमें अगर कोई व्यक्ति का जैसे यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर कमजोर हो जाता है और सेकंड पेपर में बहुत अच्छा स्कोर होता है, तो फर्स्ट का अर्थमेटिक क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे आप दिल्ली पीजीटी टीचर का एग्जाम देंगी, तो वहां पर आपको बहुत सारे अर्थमेटिक क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। हरियाणा में जीएस भी आता है। ये यूपी पीजीटी प्योरली सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसा, और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए, ठीक है। बीए हो गया, उसके बाद मास्टर के लेवल पे आइए। तो जो क्वेश्चन बैंक की बात है, क्वेश्चन बैंक हम आपको मुहैया कराएंगे। और शालिनी जी अभी जो है वो बीएचयू से मास्टर किया है, और इनका ये दूसरी बार पीजीटी टीचर में लेंगी। तो आप अगर गाइड कर पाए, कौन कौन सी किताबें आप तपस्विन जी पढ़ी जो आपके लिए लाभप्रद हुआ। जी, मैंने तिवारी की दोनों बुक्स आती हैं उनको पढ़ा, एक बार नहीं कई बार पढ़ा, पर ये नहीं कौन कह सी सकती मैंने तिवारी। सब कुछ पढ़ लिया है। तिवारी, ए के तिवारी। हाँ, ए के तिवारी। शालिनी ए के जी आप तिवारी। नोट डाउन कीजिएगा, ए के यस, तिवारी की किताब। ये ए के बुक है मेरे पास। जी। हाँ, और ठीक है। अग्रवाल की जो आगरा की है साहित्य भवन की, हम्म, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर की, ओके। और एमए वो कहते हैं इंटर की, एनआर वो जो इंटरमीडिएट की जो थी मेरे पास पहले की थी, जब मैंने इंटर किया था, जब ई की रखी हुई थी, उनको मैंने पढ़ा। और प्लस प्रीवियस पेपर यूथ यूथ वाले भी और नेट के भी। नेट यूथ, नेट के हैं तो यूथ वाली और कौन सी है? जो यूथ वाली जो बुक है ना, मोटी वाली जो आती है, येलो कलर की हम्म। जो है, यूथ कंपटीशन की, अच्छा। उसके लगभग मैंने सभी क्वेश्चन क्लियर किए, चाहे वो यूपी का हो, दिल्ली का हो, या फिर यूपी पीसीएस का हो, उसके मैंने सभी पेपर सॉल्व किए थे। यहीं से तैयारी की थी मैंने, और सेल्फ यदि और स्टडी की थी। हम्म। और अभी 12th में आपके पास कौन सी बुक थी 12th क्लास की? 12th क्लास की हम्म। साहित्य भवन पब्लिकेशन की थी मेरे पास। ठीक है, तो देखिए आपको सूत्र मिल गया है तपस्विन जी।
अभी एक और हमारे मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा, हमारे एक जूनियर ने पीजीटी टीचर वो अंग्रेजी में क्वालिफाई किए हैं, तो जी उनका भी यही कहना था। कल आपने देखा होगा, हमने इंटरव्यू किया था उनका, तो वो भी एक बैच शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी पीजीटी टीचर लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना फायदा आपका होगा, उतना है ना? कई बार क्या हो जाता है, नर्वसनेस होते हैं बहुत सारे बच्चों का। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने यूपी हायर कमीशन का एक बैच लिया था, उस बैच में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन एग्जामिनेशन में बैठ के उन्होंने 10-12 क्वेश्चन नर्वसनेस की वजह से गलत कर पाए। इससे दूर होने के लिए एक उपाय है कि डेली जिस टाइम आपका एग्जाम होता है, शाम के वक्त या सुबह, 1 घंटा आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक जैसे शालिनी जी थोड़े गांव से बिलोंग करती है, तो तबस्सुम जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर हो सके तो पीडीएफ अगर आप बना पाए, अगर आप मुझे भेज पाए, तो मैं शालिनी और उत्सव दोनों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में भेज दूंगा, अगर आपके पास ओके तबस्सुम जी किताब है। और जी सर। क्योंकि ये हमारे शालिनी जी जो हैं, हमारे उनके जो फादर हैं मूवमेंट के रहे हैं, और हमने काफ़ी सारी किताबें जेपी मूवमेंट के ऊपर लिखी है, तो रिसर्च किया है, तो उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और उत्सव भी जो है काफ़ी सामाजिक कार्यों में रहता है। तो ये जो है हमारा बैच 7 बजे से लेके और 8 बजे तक का, तो इसमें हम फ्री में पढ़ाते हैं। ऐसे हमारी एक क्लास होती है, हम बाजीराव एंड रेडी क्लासेस में एक लेक्चर अभी ले रहे हैं, और उसमें तो जी कल की क्लास के लिए आप लोग भी पढ़ के आइएगा। और शालिनी, आपके कुछ अगर स्टूडेंट हो तो यू कैन ऑल्सो आस्क देम, रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन दिस क्लास, ठीक है? तो ठीक। जी सर। नेचर और स्कोप पढ़ने के बाद, सोशियोलॉजी का डिफरेंट इंटर रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस पढ़ने के बाद हम लोग एक पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके।